सियासत शतरंज की तरह होती है। यहां कुछ चालें अपने हिसाब से चली जाती हैं तो कुछ चालें विरोधी खेमे के हाव भाव को देखकर चली जाती हैं। आज बीजेपी ने दो राज्यों में चौंकाने वाला दांव चला है। पहला राज्य उत्तर प्रदेश है और दूसरा राज्य हिमाचल प्रदेश। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। मैंने कल ही आपको बताया था कि राज्यसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की एक सीट फंस गई है। कुछ विधायक प्रत्याशियों के चयन से नाराज है। बीजेपी से यह सब कुछ चुपचाप देख रही थी और आज उसने संजय सेठ को प्रत्याशी बनाकर राज्यसभा की 8वीं सीट पर दावा ठोक दिया। सवाल यह है कि संजय सेठ कैसे जीतेंगे, क्योंकि संख्या बल के मामले में बीजेपी 8वीं सीट के लिए कमजोर दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश में, यूपी में राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 37 विधायकों की जरूरत है। बीजेपी अगर 8 सीट जीतना चाहती है तो उसे 296 वोट चाहिए। अभी बीजेपी के 252, अपना दल एस के 12, निषाद पार्टी के 6, सुभाषपा के 6 विधायक हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल के 9 विधायकों का झुकाव भी बीजेपी की तरफ माना जा रहा है। यानी एनडीए के पास अभी 286 विधायक हैं। इस हिसाब से संजय सेठ को चुनाव जीतने के लिए 10 अतिरिक्त वोट की जरूरत होगी। मान लेते हैं कि राजा भैया की पार्टी के 2 विधायक भी इन्हें वोट दे देंगे, जो कि ऐसा लगभग तय माना जा रहा है। तब भी 8 वोटों की जरूरत होगी। अब सवाल ये कि ये वोट कहां से आएंगे। अगर बीजेपी ने संजय सेठ को 8वें प्रत्याशी के तौर पर उतारा है तो जरूर इसके पीछे कोई बड़ी प्लानिंग है। संजय सेठ अभी भी राज्यसभा सांसद हैं। 2019 में बीजेपी ने उन्हें यूपी से उच्च सदन में भेजा था। अब मैं आपको बताता हूं कि संजय सेठ की वो कौन सी मजबूती है जिसने अखिलेश यादव की तीसरी सीट फंसा दी है और सपा के खेमे में खलबली है। दरअसल बीजेपी ने बहुत सोच समझकर संजय सेठ को यूपी से राज्यसभा चुनाव का प्रत्याशी बनाया है, क्योंकि संजय सेठ 2019 तक समाजवादी पार्टी में थे। सपा ने इन्हें राज्यसभा में भी भेजा था। पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रह चुके हैं। इस नाते समाजवादी पार्टी के अंदर तक इनकी पहुंच है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के भीतर प्रत्याशियों के चयन को लेकर जो कलह है, बीजेपी उसका फायदा भी उठाना चाहती है। यही वजह संजय सेठ सामने आए। सामाजिक कार्यकर्ता आदरणीय संजय सेठ जी को प्रत्याशी घोषित किया है। संजय सेठ जी को शुभकामनाएं देता हूं। वोट प्राप्त करके, लोगों का समर्थन प्राप्त करके 8 सीटें भाजपा जीतेगी। देखिए, संजय सेठ ने जब पर्चा भरा तब वहां बीजेपी के बड़े बड़े नेता मौजूद थे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद थे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कई कैबिनेट मंत्री वहां मौजूद थे। यानी बीजेपी मजबूती से सीट पर दावा ठोक रही है। अब मैं आपको बताता हूं कि असली खेल कहां हो सकता है। इसको समझिए। देखिए, पल्लवी पटेल ने कहा है कि वो जया बच्चन या आलोक रंजन को वोट नहीं देंगी। इसी तरह गोरखपुर के एक सपा विधायक बीजेपी में शामिल होने का मौका खोज रहे हैं। सपा के एक विधायक बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी के समधी हैं, वो बीजेपी के भी करीब है। इसके अलावा भी कई दांव ऐसे हैं जिसे बीजेपी अंदर खाने तैयार कर रही है। अगर पहली वरीयता के आधार पर चुनाव फंसता है तो दूसरी वरीयता के आधार पर बीजेपी इस चुनाव को जीतने की पूरी कोशिश करेगी। यहां अब सवाल दूसरा है, अगर बीजेपी का 8वां प्रत्याशी चुनाव जीत जाता है तो समाजवादी पार्टी का वो कौन सा प्रत्याशी होगा जिसकी हार होगी? वो जया बच्चन होंगी, आलोक रंजन होंगे या फिर दलित नेता रामजी लाल सुमन होंगे? ये तो बात हुई उत्तर प्रदेश की। बढ़ते आगे। अब बात इसी तरह की एक और रणनीति की करते हैं। बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी रणनीति तैयार की है, जहां कांग्रेस के दिग्गज नेता अभिषेक मनु सिंघवी की सीट फंसती हुई दिखाई दे रही है। आज अचानक बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश की राज्यसभा सीट के लिए प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर की मौजूदगी में हर्ष महाजन ने नामांकन दाखिल किया। अभी तक माना जा रहा था कि अभिषेक मनु सिंघवी आसानी से चुनाव जीत लेंगे, क्योंकि आंकड़े कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे थे। हिमाचल प्रदेश के 67 विधायकों में कांग्रेस के 40 विधायक हैं, बीजेपी के 25 विधायक हैं और 3 विधायक निर्दलीय हैं। ये तीनों निर्दलीय विधायक बीजेपी के साथ हैं। अब अगर बीजेपी को यहां उलटफेर करना है तो उसे कांग्रेस के 7 विधायकों का साथ चाहिए होगा, क्योंकि यह चुनाव जीतने के लिए 35 विधायकों की जरूरत है। और अगर कांग्रेस के 7 विधायक क्रॉस वोटिंग करते हैं तभी बीजेपी का प्लान सफल होगा। बीजेपी कह रही है कि 27 तारीख को सब पता चल जाएगा। मैं तो इलेक्शन से पहले आ गया था बीजेपी में और मेरे को आदर सम्मान मिला है और हमेशा मिला है। मैं आभारी हूँ सारे नेतृत्व का, प्रदेश की और देश के। हर्ष महाजन जी हमारे पुराने साथी हैं, इनका बहुत एक लंबा अनुभव है।
सहयोग और समर्थन से किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं, उसमें सब लोग इकट्ठा होकर के काम कर रहे हैं। तो जयराम ठाकुर भी दावा कर रहे हैं कि सब मिलकर हर्ष महाजन को आगे बढ़ाएंगे। आप समझ सकते हैं कि दावे ऐसे नहीं होते, राजनीति में उसके पीछे कोई वजह भी होती है। बीजेपी के दावे तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन सवाल है कि ये दावे जमीनी हकीकत में कैसे तब्दील होंगे। आखिर वो कौन सा आधार है जिसके दम पर बीजेपी इतना बड़ा गेम प्लान सेट कर रही है, इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। हर्ष महाजन ने कांग्रेस में लंबे समय तक राजनीति की है। युवा कांग्रेस से लेकर हिमाचल कांग्रेस के वरिष्ठ पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं। कांग्रेस की सरकारों में वो अहम पदों पर रहे हैं। ऐसे में इनकी रणनीति और चुनावी प्रबंधन पर बीजेपी को पूरा भरोसा है। उन्हें जेपी नड्डा का भी करीबी माना जाता है और नामांकन में खुद जयराम ठाकुर, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो भी शामिल हुए थे। यानी पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। बीजेपी की रणनीति ने शिमला से दिल्ली तक हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से अंतिम दौर में ऐसा पर्चा आया है जिसकी कहीं भी चर्चा नहीं थी। हालांकि कांग्रेस के बड़े नेता का दावा है कि अभिषेक मनु सिंह भी आसानी से जीत जाएंगे। मेजॉरिटी कांग्रेस पार्टी के पास है। एक सिंबॉलिक उन्होंने प्रत्याशी दिया है। निश्चित तौर पर उन पर वो अगर चुनाव में आते हैं तो वो तो चुनाव 27 तारीख को होगा, उनको पता लग जाएगा और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस की मेजॉरिटी इसमें। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जीत का दावा कर रहे हैं। अपने प्रत्याशी की करना भी चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।